नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम 7वां चैप्टर लेकर आए हैं, प्रत्यावर्ती धारा। आज की इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, आरबीएससी के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का होने वाला है। क्योंकि जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 1.5 नंबर के होंगे, 2 होंगे, तो कुल मिलाकर 3 नंबर के ये हैं, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का होने वाला है। अब देखिए विद्यार्थियों, इनमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना आए। ये जो क्वेश्चंस है वो हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए कि दिष्ट धारा में के प्रयुक्त एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते, क्यों नहीं नाप सकते? अब देखो इसको आपको समझना है कि दिष्ट धारा को या दिष्ट वोल्टता को मापने के लिए, दिष्ट धारा को मापने के लिए दिष्ट एमीटर की आवश्यकता होती है, दिष्ट एमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से दिष्ट वोल्टता को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो दिष्ट वोल्ट मीटर होता है। क्लियर? अब ये जो दिष्ट वोल्ट मीटर और एमीटर है, इनसे हम प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते, प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं किया जा सकता, और इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी इनकी सहायता से मापन नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, उसके पीछे रीजन ढूंढेंगे हम। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मापन करने के लिए तप्त तार एमीटर का प्रयोग किया जाता है, तप्त तार एमीटर, और वोल्टता का मापन करने के लिए तप्त तार वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए उसके पीछे रीजन क्या है कि दिष्ट एमीटर या दिष्ट वोल्टमीटर है वो इनके औसत मान को मापता है, इनका औसत मान का मापन करता है। जबकि हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती जो एसी धारा या एसी वोल्टता होती है, एसी का जो औसत मान है वो 0 होता है। औसत मान कितना होता है? 0 होता है, औसत मान 0 होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता हो चाहे धारा हो, इनका मापन करने के लिए दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो औसत मान मापते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। अब यहां पर बात आती है कि ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये दोनों ही जो उपकरण हैं ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अर्थात जब धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा और उसी की वजह से ही कुंडली के अंदर विक्षेप प्राप्त होगा।
जितना ज्यादा धारा बहेगी कुंडली में उतना ही ज्यादा विक्षेप होता है। ये हमने धारा मापी का जो टॉपिक है वहां पर हमने पढ़ लिया था। अब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता से चुंबकीय प्रभाव क्रिएट नहीं होता। चुंबकीय प्रभाव क्रिएट नहीं होता, लेकिन ये धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। धारा के जो तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जब इन एमीटर या वोल्टमीटर में से धारा का प्रवाह होगा तो उष्मा क्रिएट होगी, और उष्मा जैसे ही क्रिएट होती है तो धारा मापी या जो एमीटर या वोल्टमीटर है उसमें विक्षेप प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है कि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मापन करने वाले तप्त तार एमीटर तप्त तार वोल्टमीटर है वो धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये वर्ग माध्य मूल मान का मापन करते हैं। ये कौन सा मान मापेंगे इसको भी क्लियर करें। इस एमीटर के द्वारा IRMS को मापा जाता है। इसके द्वारा किसको मापा जाता है? IRMS को। इसके द्वारा VRMS को मापा जाता है। क्लियर? यहां पर इन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में ही। चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा DC एमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती। पूर्ण चक्कर के लिए इसका माध्य मान 0 होता है, क्योंकि एमीटर यहां पर लगाया गया है। दिष्ट धारा एमीटर है, और दिष्ट धारा एमीटर तो क्या मापता है? माध्य मान का मापन करता है। और प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान है 10 एम्पियर है और यह 12 ओम प्रतिरोध से गुजरती है, तो प्रतिरोध में अधिकतम विभवांतर कितना होगा? हमें अधिकतम विभवांतर यहां पर पूछा है। इसको एकदम क्लियर करें। हमें ये जो IRMS दे रखा है, IRMS बराबर हमें दे रखा है 10 एम्पियर। इसके अलावा हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम। हमें यहां पर वैल्यू चाहिए अधिकतम विभवांतर की। अधिकतम विभवांतर मतलब Vm, और Vm बराबर होता है VRMS इंटू अंडर 2। अब VRMS बराबर किसके होगा? IRMS इंटू R। तो IRMS कितना है हमारे पास में? IRMS हमारे पास में है 10 इंटू 12 इंटू अंडर 2। और देखिए यहां से आपके पास में आ गया 120 गुणा 1.414, और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ऑप्शन सी सही मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि AC परिपथ में केवल संधारित्र है तो धारा रहेगी। धारा और वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए जब शुद्ध संधारित्र केवल संधारित्र जुड़ा होता है तब जो धारा है वो वोल्टेज से π/2 कोण आगे रहेगी। तो यहां पर कला में वोल्टेज से जो धारा है वो π/2 कोण आगे रहेगी। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध संधारित्र में AC परिपथ में औसत शक्ति वेव है। तो देखिए शुद्ध संधारित्र, जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है सर्किट में तो इनके मध्य का जो कलांतर है, वोल्टता और धारा के मध्य का जो कलांतर है वो π/2। शुद्ध संधारित्र ले लीजिए, यहां पर शुद्ध प्रेरकत्व भी आप ले सकते हैं। तो शुद्ध संधारित्र या जब शुद्ध प्रेरकत्व मतलब शुद्ध कुंडली यहां पर जुड़ी होती है तो जो कलांतर है फाई ये होता है प्लस में या माइनस में π/2। और औसत शक्ति वेव, औसत शक्ति वेव होती है VRMS इंटू IRMS कोस फाई, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है। तो औसत शक्ति क्षय 0 होता है, शक्ति से 0 रहेगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
एल सी आर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो अनुनादी आवर्ती पर एल सी और आर तीनों यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो अनुनादी आवर्ती पर क्या होगा। तो देखिए अनुनाद की स्थिति में वोल्टता और धारा दोनों एक समान कला में हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी? एक समान कला में होगी। अनुनाद की स्थिति में जो कलांतर है वो इसको एकदम क्लियर कर लें कि जो अनुनाद की स्थिति में कलांतर होता है वो शून्य होता है। अनुनाद की स्थिति में जो कलांतर है वो कितना होगा? शून्य होगा। देखो इसको क्लियर करें, अनुनाद की जो स्थिति है में कलांतर तो शून्य होता ही है। इसके अलावा प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं। तो यहां से हम बता देते हैं कि कुल जो प्रतिघात है वो कितना होता है? शून्य होता है अनुनाद की स्थिति में। इसके अलावा जो प्रतिबाधा है जिसको हम जेड से पुट करते हैं, प्रतिबाधा जेड, जो कि सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्सएल माइनस, पहले मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का रूट। तो यहां से एक्स सी और एक्सएल तो दोनों बराबर हैं, तो जेड का मान है वो आर के इक्वल आ जाता है। प्रतिबाधा है वो क्या आएगी? आर के इक्वल। इसके अलावा मैं यहां पर बात करता हूं धारा का जो मान होता है आई एम होता है वी एम बट्टे में जेड। तो यहां पर यह आ जाएगा वी एम बट्टे में आर, वी एम बट्टे में आर के इक्वल आ जाएगा। भाई मैंने यहां पर क्लियर कर ही दिया है कि शून्य होता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दी हैं कि अनुनाद की स्थिति में ये रिलेशन होते हैं। इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी वो भी अनुनाद की स्थिति से ही है कि एलसी परिपथ की जो प्राकृतिक आवृत्ति है वो कितनी है। कि एलसी परिपथ में जब प्राकृतिक एल और सी दोनों जुड़े हुए हैं तब इनकी आवृत्ति क्या होगी। प्राकृतिक आवृत्ति का मतलब एक्सएल और एक्ससी दोनों, यहाँ पर एलसी परिपथ ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एलसी कुंडली हमारे सिलेबस में है, इससे एलसीआर परिपथ है, एलसी कुंडली इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। एलसी कुंडली के बारे में, एलसी दोलन के बारे में बताया गया है। तो एलसी जो दोलन है उसकी जो प्राकृतिक आवर्ती होती है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उसमें जो आवेश हैं वो दोलन गति करते हैं और उनकी जो आवर्ती होती है वो यहां पर आप समझ लीजिए वो होती है, देखिए हमारे पास में ओमेगा नॉट बराबर हमने पढ़ा है 1/√में एलसी। तो यहां पर 2πf0 बराबर आ जाएगा 1/√में एलसी और यहां से f0 आ जाएगा 1/2π√में एलसी। तो आपको यहां पर घबराना नहीं है कि भाई एलसी परिपथ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने एलसी दोलन पढ़ा है और एलसी दोलन की स्थिति में जो आवर्ती होती है 1/2π√में एलसी के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 25 मिली हेनरी का शुद्ध प्रेरकत्व 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ में आरएमएस धारा क्या होगी। आईआरएमएस हमें पूछा है। तो देखिए यहां पर शुद्ध प्रेरकत्व सर्किट में लगा हुआ है, तो आईआरएमएस बराबर क्या होगा। आईआरएमएस बराबर होगा वीआरएमएस अपॉन एक्सएल। एक्सएल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, और यहां पर ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 2πf लिख देंगे। तो 2πf एल। तो आईआरएमएस का मान देखो कितना निकल कर आ रहा है, वीआरएमएस ये हमारे पास में है वीआरएमएस 220, फिर बट्टे में हमारे पास में है 2 × पाई
पाई का मान है 22/7, एफ का मान हमारे पास में है 50, एल का मान है 25 गुणा 10 की घात -3। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो राशियां कटपिट रही है उन्हें काट पीट देते हैं। 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 को यहां से इस 5 से गुणा करेंगे 10 हो गया, और 10 में से यहां से इसकी घात 2 कम हो जाए, 1 कम हो जाएगी तो ऊपर जाएगी तो प्लस में 2, 25 रह जाएगा। तो यहां से 25 का भाग इस 4 बार में चला जाएगा, तो यहां से ये आ गया 28 एम्पियर। कितना आया? 28 एम्पियर आया। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौक कुंडली में, किसी परिपथ में जो चौक कुंडली है वो क्या करती है। विद्यार्थी पहले मैं आपको बता देता हूं कि चौक कुंडली है क्या एक्चुअल में। तो देखिए इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। विद्यार्थियों चौक कुंडली में एक कच्चे लोहे की क्रोड होती है, और उस कच्चे लोहे की क्रोड के ऊपर मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं कि ये इस तरीके से हमारे पास में कच्चे लोहे की क्रोड है, ऐसे, और इसके ऊपर हम यहां पर लपेटते हैं देखेंगे ऐसे मोटे तांबे के तारों को इसके ऊपर लपेटा जाता है कि ये जो अंदर तो है कच्चा लोहा, और इसके ऊपर मोटे तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। इस चौक कुंडली को मैं यहां पर एकदम क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार जो सिलेबस में होती है चीजें उनको भी दे देते हैं, न होने के बावजूद भी हमारे को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चौक कुंडली में ये यहाँ पर लोहे की क्रोड है, लोहा है, और ये यहाँ पर कॉपर के मोटे तार हैं, कॉपर के मोटे तार होते ताकि इनका प्रतिरोध कम से कम हो। तो चौक कुंडली एक प्रेरक है। क्या है? एक प्रेरक है। हालांकि उसकी कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, इसलिए ये एक आरएल परिपथ होता है। आरएल परिपथ। प्रेरकत्व तो होता है उच्च, प्रेरकत्व तो क्या होता है? उच्च होता है। हालांकि आर का मान लिया नहीं है, अनावश्यक हो जाता है, निम्न होता है। ठीक है, अब ये जो चौक कुंडली होती है वो आपने देखी होगी घरों में, जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है उसमें प्रयुक्त होती है, तो वो थोड़ी देरी से जलती होगी, और आपने देखा होगा। तो ये क्या है? देरी से जलने के पीछे इस चौक का ही काम है, इस चौक कुंडली का ही काम है। तो ये चौक कोयल क्या करती है? धारा को कम करती है। वैसे तो काम है इसका धारा को नियंत्रित करना, धारा को नियंत्रित करना, लेकिन जब धारा एकदम से बढ़ती है तो हम ये जानते हैं कि कुंडली धारा में धारा के मान को बढ़ने नहीं देती, धारा को ये कम करती है। धारा को क्या करती है? कम करती है। तो चौक कुंडली का काम है धारा को कम करना। तो इसमें ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। जैसे किसी को स्टार्टर है या ट्यूबलाइट है, इनके श्रेणी क्रम में इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये धारा के मान को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। क्लियर? मोटे तार का प्रयोग करते हैं, ताकि यहां पर जो कॉपर है उसके मोटे तार का प्रयोग करेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रहे। क्लियर? तो ये चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक एलसीआर श्रेणी में अनुनादी परिपथ में निम्न में से कौन सा व्यंजक, ये यहां पर क्यू है दोस्तों, क्यू गुणांक के लिए नहीं है। हम आपको बता दें कि क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो भी अलग अलग हमारे पास में है, इनको भी हम यहां पर जो विशेषता गुणांक है क्यू, इनको हम यहां पर देख लेते हैं। विशेषता गुणांक क्यू बराबर होता है अनुनादी आवर्ती बट्टे में बैंड चौड़ाई, बट्टे में बैंड चौड़ाई। एक फॉर्मूला तो ये है।
जो कि हमें यहाँ पर दे नहीं रखा। एक इसके अलावा Q बराबर ओमेगा आर बटे में बैंड चौड़ाई का जो मान होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये होता है आर बटे में एल। आपको सीधा पूछा जा सकता है, इसका व्यंजक प्रूफ करवा सकता है। तो ओमेगा आर बटे में एल, तो एल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ऑप्शन ए, ये देखिए जो आपको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है ये ओमेगा ही है, तो यहां पर ओमेगा आर है, तो ऑप्शन ए तो है इसका व्यंजक। नहीं है पूछा है अपन को, तो नहीं है में ढूंढते हैं। अब इस ओमेगा आर को हम ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओमेगा आर का स्क्वायर बट्टे में ये तो पड़ा ही है, एक ओमेगा आर नीचे आ गया। इस ओमेगा आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं एल सी। ये आर पड़ा है, ओमेगा आर पड़ा है, एक एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्यू बराबर क्या आ गया, एक बट्टे में, देखो एल से तो एल कैंसिल हो गया, ओमेगा आर आर सी। तो ये ओमेगा आर सी, ऑप्शन बी भी यहां पर क्यू के लिए व्यंजक है। एक हम यदि यहां से क्यू बराबर ओमेगा एल बट्टे में आर तो पड़ा, ये ओमेगा आर का मान होता है अंडर में एल सी, एक आधा एल तो कट जाएगा, तो अंडर में एल सी इंटू में 1/r, तो ऑप्शन सी भी यहां पर सही होने वाला है। ये ऑप्शन तत्पश्चात गलत होगा, ऑप्शन डी यहां पर क्या होने वाला है, गलत। और हमें गलत ही पूछा है विद्यार्थियों, तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है, और इसमें इस क्वेश्चन का आंसर डी होने वाला है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि एक प्रकाश बल्ब पर 220 वोल्ट के लिए 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध तथा स्रोत का शिखर वोल्टता क्या है, ये हमें पूछिए। देखिए यहां पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वीआरएमएस का मान है। यदि किसी उपकरण पर जो वोल्टेज लिखा होता है वो वीआरएमएस का मान होता है, और वो हमें यहां पर बल्ब पर 220 वोल्ट दे रखा है, और शक्ति उसकी दे रखी है 100 वाट। कितनी दे रखी है, 100 वाट। हमें यहां पर बल्ब का प्रतिरोध पूछा है, तो देखिए बल्ब का जो प्रतिरोध होगा P बराबर होता है वीआरएमएस का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, आर बराबर वीआरएमएस का स्क्वायर बट्टे में P। तो वीआरएमएस का स्क्वायर तो 220 का स्क्वायर बट्टे में क्या है 100। तो ये हमारे पास में आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 484 ओम आ जाएगी। तो 484 ओम ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें शिखर वोल्टता पूछी है। ये वीआरएमएस का मान हमें दे रखा है, जो कि वीएम बट्टे में √2 के बराबर होता है। तो यहां से आप देखें कि वीएम बराबर क्या आ जाएगा, वीआरएमएस इंटू √2, और 220 को आप √2 मतलब 1.414 से गुणा करेंगे, तो ये 311 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में ये हमें दे रखा है, तत्पश्चात ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए माध्य मान कितना होता है। देखिए प्रत्यावर्ती माध्य धारा का मान कितना होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर के लिए जो औसत मान है वो 0 होता है। कितना होगा, 0 होगा। इसको भी एकदम क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा आई, इसका आधे चक्कर के लिए जो औसत मान है वो 0.637 IM होता है। IM यहां पर अधिकतम धारा होती है। दूसरे आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो वो होता है 0.637 IM विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जितना धनात्मक होता है दूसरे चक्कर में उतना ही ऋणात्मक हो जाता है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर धारा का औसत मान, तो यहां पर जितना धनात्मक तो उतना ही ऋणात्मक होता है, कुल मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो धारा का एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान कितना होता है
0 होता है। ये मैंने क्लियर कर दिया यहां पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। जैसे एलआर परिपथ तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलसीआर परिपथ तो आपके सिलेबस में है। और एलसीआर परिपथ में हम ये जानते हैं कि जो प्रतिबाधा है जेड, वो होती है अंडरूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। यहां पर सी नहीं है, सी नहीं है तो एक्स सी बराबर कितना हो गया 0, तो जेड बराबर कितना रह गया आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर का रूट। तो यहां से एक्सएल बराबर हम क्या जानते हैं, एक्सएल एक्स एल बराबर हम जानते हैं ओमेगा एल। तो जेड बराबर हमें क्या मिल जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर का रूट। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर ओमेगा के स्थान पर डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। वैसे आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें हम इन त्रुटियों को, छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको थोड़ा सुधार देंगे। फिर देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में हम ये जानते हैं कि कलांतर शून्य होता है, क्योंकि कलांतर जो फाई का मान होता है वो कितना होगा, शून्य होगा। ये हमने पहले भी क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए कि अनुनाद की स्थिति में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे मैंने बता दिया था, एक बार देखें। अनुनाद की स्थिति के अंदर जो कलांतर है, देखो वैसे tan फाई बराबर होता है, क्या होता है VL माइनस VC अपॉन VR। और इसे हम tan फाई बराबर क्या लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन में R। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको ओमेगा L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा C बट्टे में R, ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि अक्स सी और अक्स एल दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तत्पश्चात जो tan फाई का मान है वो 0, तत्पश्चात फाई का मान 0, कलांतर शून्य होगा। कलांतर कितना होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो देखिए उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित होता है। ये रासायनिक प्रभाव भी नहीं दर्शाती, चुंबकीय प्रभाव भी नहीं दर्शाती, केवल और केवल उष्मीय प्रभाव को ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहां तक तो आपको ये जो क्वेश्चंस हमने बताए वो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये है Vm। ये हमें क्या दे रखा है Vm, जो कि 200 दे रखा है। हमें Vrms पूछा है। Vrms बराबर क्या होता है Vm बट्टे में अंडरूट 2। तो 200 बट्टे में कितना आ गया अंडरूट 2 आ गया। तो यहां से Vrms बराबर कितना आ गया 100 अंडरूट 2 वोल्ट। 100 अंडरूट 2 वोल्ट प्राप्त हो गया है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। उच्च आवृत्ति वाला यदि संधारित्र है तो उसका प्रतिरोध, संधारित्र के प्रतिरोध को हम XC से लिखते हैं, जो कि 1 अपॉन ओमेगा C होता है। इसे हम 2 पाई एफ सी भी पुट कर सकते हैं। और एफ जब क्या हो उच्च, बहुत ज्यादा हो, तो XC क्या होगा निम्न। एफ सी क्या होगा निम्न होता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा निम्न होता है। और यदि यहां पर आवर्ती दे दें अनंत, आवर्ती क्या दे दें अनंत, तो XC कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न अब हम ले लेते हैं विद्यार्थियों। कुछ विद्यार्थी यहां पर अब हमारे से इस वीडियो में जुड़े हैं, तो हम आपको बता दें कि हम इनसे पहले 6 चैप्टर की वीडियोस लेकर आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आ चुके हैं। अब एक एक करके नेक्स्ट चैप्टर के भी वीडियोज इसी प्रकार से हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
हमें भी मोटिवेशन मिले, हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो लेकर आएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, अन्य सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों इसको शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए और बैंड चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहां पर एक वक्र मैं आपको बता देता हूं कि जो वक्र है वो किस प्रकार का हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिए ऐसे हम वक्र का निर्माण कर रहे हैं। वक्र हमें किस प्रकार का प्राप्त होगा वो देख लीजिए। ऐसा वक्र हमें प्राप्त होता है। यहां पर हम एक तरफ ले रहे हैं IM धारा का शिखर मान, दूसरी तरफ हम लेंगे आवर्ती। दूसरी तरफ क्या लिया जाएगा? आवर्ती लिया जाएगा। और यहां पर मैं ओमेगा कोणीय आवर्ती के रूप में लेकर चल रहा हूं। अब देखिए जैसे जैसे आवर्ती इंक्रीज होती है, आवर्ती बढ़ेगी, तो जो धारा का मान है, धारा का शिखर मान है, वो इंक्रीज होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर धारा का मान अधिकतम हो जाता है। उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति के अंदर IM है वो भी मैक्सिमम हो जाता है। शिखर धारा भी क्या हो जाती है? अधिकतम। लेकिन अनुनादी आवर्ती से यदि हम थोड़ी सी आवर्ती कम करें, अनुनादी आवर्ती से क्या करें? थोड़ी सी आवर्ती कम करें या थोड़ी सी आवर्ती हम बढ़ा दें, तब हमें जो धारा है उसके मान में तेजी से परिवर्तन होता है। या हम ये कहें कि अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति थी, उस शक्ति की आधी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अनुनाद की शक्ति में जो शक्ति थी वो बिंदु P1 और P2 के ऊपर जो शक्ति है वो अनुनाद की शक्ति से आधी हो जाती है। और धारा का जो शिखर मान है IM, ये अनुनाद की स्थिति में धारा के मान का √2 गुना हो जाता है। तो ये हमें वक्र आपको अच्छी तरह से समझा दिया है और ये वक्र आपको दर्शाना है। साथ में हमें ये पूछा बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, तो बैंड चौड़ाई को हम ω2 माइनस ω1 से पुट करते हैं, जो कि R/L के इक्वल होती है। R/L के इक्वल होती है। अब विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों की जो साइज है वो इतनी ही होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस यदि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या पूछा जा सकता है? एक महत्वपूर्ण है कि LCR अनुनादी परिपथ में जो बैंड चौड़ाई का सूत्र है उसका व्यंजक आपको पूछा जा सकता है। व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है यहां से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बाहर निकल सकता है यहां से। फिर देखिए कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक क्यों है? देखिए ज्यादा घातक है, और वो क्यों है इसको हम समझ लेते हैं। चलिए आप ध्यान देंगे यहां पर कि हमारे पास में, हम कहते हैं कि हमारे पास में VDC है 220 वोल्ट, तो इसका मान तो नियत रहता है। ये वाली जो वैल्यू है वो तो क्या रहेगी? नियत रहेगी। लेकिन जब हम बात करें VAC का मतलब होता है वो VRMS का मान होता है, और VRMS हमें कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। हम ये जानते हैं कि जो VRMS का मान हमें 220 वोल्ट दे रखा है, तो इस वोल्टता का जो अधिकतम मान होता है VRMS इंटू √2, तो ये 311 वोल्ट होगा। कितना होगा? 311 वोल्ट। तो जब हम यहां पर वक्र खींचें, जैसे मान लीजिए कि हम वोल्टता और वोल्टता का समय के साथ में वक्र खींचें, तो इस टाइप का वक्र हमें प्राप्त होगा। तो ये जो वक्र आप देख रहे हैं, इस वक्र के अंदर हम एक तरफ तो ले रहे हैं समय, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं वोल्टेज। तो जो वोल्टता है इसका मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसका मान क्या हो गया? Vm के इक्वल है। फिर वोल्टेज 0 आ गया, फिर ये माइनस में Vm के इक्वल है, फिर 0 आ गया। तो ये जैसे जैसे समय इंक्रीज होता है,
वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा, उतार चढ़ाव के साथ में चेंज होगा। तो कहने में हम कह रहे हैं 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता, लेकिन इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाता है, 311 वोल्ट हो जाता है। इसलिए 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान 311 वोल्ट होता है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होती है। 311 वोल्ट तक का हमें आघात पहुंचाती है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होती है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। देखिए, ट्रांसफार्मर का आपको सिद्धांत पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर एक ट्रांसफार्मर का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं और उसमें ऊर्जा हानियां किस तरीके से होती है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर एक इस तरीके की कोयल होती है, ठीक है, और इसके ऊपर दोनों तरफ इस तरीके से यहां पर कुंडलियां लिपटी होगी। एक कुंडली तो इस तरीके से लिपटी होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ऐसे, इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। यहां पर भी लिपटी होगी, यह है द्वितीयक कुंडली। यहां पर यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और इधर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करते हैं, VO। क्लियर। ये यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एक क्रोड है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां कौन कौन सी होती है। तो इसमें एक तो है कि ये जो कुंडलियां हैं इनका खुद का प्रतिरोध होता है, कुंडलियों का प्रतिरोध। कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण से उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। H बराबर I²RT के रूप में यहां पर उष्मा का उत्सर्जन होता है, कुंडलियां गर्म हो जाती है, कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। दूसरी ऊर्जा हानि है फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण कि यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होती है वो सारी की सारी दूसरी वाली कुंडली में से होकर नहीं गुजरती। दूसरी वाली कुंडली में से होकर नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरती? क्योंकि कुछ मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से भी जाएगी, दूसरी तरफ से भी जाएगी, इसलिए सारा का सारा फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली में से नहीं गुजरता, फ्लक्स में कुछ कमी आ जाती है, इसलिए ऊर्जा हानि होती है। फिर तीसरा जो पार्ट है वो देख लीजिए क्या है। तीसरा पार्ट हमारे पास में है भंवर धारा ऊर्जा हानि। भंवर धारा ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होती रहती है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की वजह से क्रिएट होता है और धारा का मान आवर्ती रूप से चेंज होता है। ये तो धारा का मान बदलता है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है वो होता है एल आई के रूप में। तो धारा बदल रही तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये जो क्रोड आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने की वजह से भी जो क्रोड है वो गर्म होगी, कुछ ऊर्जा का क्षय होगा। एक और यहां पर देख लीजिए शिथिल्य ऊर्जा हानि। शिथिल्य ऊर्जा हानि, तो यहां पर ये जो क्रोड है इसका बार बार चुंबकन होता है। चुंबकन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र कभी चुंबकन विचुंबकन होगा, तो यहां पर शिथिल्य ऊर्जा हानि के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति का मान घटाने पर धारतीय प्रतिघात किस तरीके से चेंज होता है। तो देखिए धारतीय प्रतिघात को हम अक्सी से लिखते हैं जो कि 1/,
ओमेगा सी के बराबर होता है, तो इसे हम 2 पाई एफ सी पुट कर सकते हैं। एफ जब डिक्रीज होगा, एफ जब डिक्रीज होगा तो हम ये जानते हैं कि अक्स सी इंक्रीज होगा। तो किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये मैंने क्लियर कर दिया। यदि इसके स्थान पर आपको अक्सेल मिल जाए जो कि 1 अपॉन में सॉरी अक्सेल बराबर तो होता है ओमेगा एल। अक्सेल बराबर क्या होता है, चलिए अक्सेल बराबर होता है अक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल, इसको हम पुट कर सकते हैं। यदि एफ का मान इंक्रीज होता है तो अक्स एल का मान भी इंक्रीज होगा, एफ का मान डिक्रीज होता है तो अक्स एल का मान भी डिक्रीज होगा। देखिए कई बार हमें ये पूछ लेते हैं कि एफ जब अधिक हो, जैसे मान लीजिए कि अनंत हो, तो एफ अनंत होगा तो यहां से इन दोनों सूत्रों से देखिए एफ जब अनंत है तो अक्स सी वाला जो परिपथ है अक्स सी है वो शून्य हो जाएगा, वो एक पूर्णतः चालक की भांति काम करता है। और अक्स एल है वो अनंत हो जाएगा, एक कुचालक की भांति काम करता है। किसकी भांति, कुचालक। और ये किसकी भांति काम करेगा उस कंडीशन में, पूर्णतः चालक की भांति काम करेगा। एक कंडीशन इस तरीके की भी होती है कि एफ का मान जब 0 हो, एफ का मान क्या हो, जैसे दिष्ट धारा में होता है ये, एफ का मान जब 0 होता है तो अक्स सी का मान कितना हो जाता है, अनंत। सूत्र से देखिए एफ जब क्या हो 0 तो 1/0 अनंत हो जाएगा, ये कुचालक की भांति काम करेगा। संधारित्र किसकी भांति काम करेगा, कुचालक की भांति काम करेगा। और अक्स एल है इसका मान कितना हो जाएगा 0, ये पूर्णतः चालक की भांति काम करेगा, पूर्णतः चालक की भांति काम करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। देखिए क्या है कि श्रेणी क्रम अनुनाद की स्थिति में, श्रेणी अनुनाद की स्थिति में अनुनादी धारा का अधिकतम मान और शक्ति गुणांक लिखिए। देखो मैं यहाँ पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं, अनुनाद की स्थिति में हमारे पास में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, क्लियर हमने कर दिया था। एक बार फिर से देख लीजिए, चलिए 1 मिनट लगेगी, कुछ चीजें हम क्लियर कर देते हैं। अनुनाद की स्थिति की पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास में यही है कि अक्स सी और अक्स एल दोनों क्या होंगे, बराबर। कुल प्रतिघात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली चीज क्लियर होगी। फिर मैं बात करता हूं प्रतिबाधा की। अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है जेड है, ये हमारे पास में प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला है वो R² प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वायर। तत्पश्चात अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर होंगे, जेड का मान किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। बात करते हैं यहां पर कलांतर की, कलांतर जो कि फाई बराबर होता है tan इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर। तो यहां पर अक्स सी माइनस अक्स एल या अक्स एल माइनस अक्स सी ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो कलांतर कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब वोल्टता और धारा एक ही कला में होती है। देखो प्रतिघात मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रतिघात कितना होगा, यहां पर कुल प्रतिघात 0 होना है। क्लियर है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शक्ति वेव, अनुनाद की स्थिति में शक्ति वेव कितना होगा, शक्ति सही कितना होगा। तो देखिए शक्ति सही का जो फॉर्मूला है P बराबर VRMS IRMS कोस फाई, कोस फाई। तो यहां पर VRMS IRMS कोस फाई का मान है कोस 0, कोस 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाए तो VRMS इंटू IRMS आ जाएगा। इसे हम VM बट्टे में रूट 2 IM बट्टे में रूट 2 भी लिख सकते हैं। इसे हम VM इंटू IM बट्टे में 2 लिख सकते हैं। क्लियर। बात करता हूं मैं यहां पर जो धारा है उसकी, तो जो धारा है अधिकतम धारा है वो होती है VM बट्टे में Z। VM बट्टे में क्या होती है, Z, जो कि हमारे पास में क्या मिल जाएगी, IM है वो मिल जाएगा VM बट्टे में R के बराबर।
और ये मैक्सिमम होती है। ये कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं अनुनादी आवर्ती की। अनुनादी आवर्ती, अनुनाद की स्थिति में जो आवर्ती होती है, तो देखिए अनुनाद की स्थिति में आवर्ती में अक्ष C और अक्ष L दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अक्ष C बराबर होता है 1 में ओमेगा C, ये होता है ओमेगा L। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 में LC, और ओमेगा बराबर आ जाएगा 1 में अंडर में LC। ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति में आवर्ती, इसे अनुनादी आवर्ती भी कहा जाता है। FR बराबर हम क्या पुट कर देंगे? ऐसा हम पुट कर देंगे। तो ये अनुनाद की स्थिति के अंदर आवर्ती है। मैंने अनुनाद की स्थिति के अंदर वक्र आपको बताया ही था, क्लियर कर दिया था, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसके अलावा बैंड चौड़ाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा से पुट करते हैं, जो कि R/L होता है, और Q बराबर होता है ओमेगा R/में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसकी भी हमने अलग अलग फॉर्मूले आपको क्लियर कर दिए थे, और जो पॉपुलर फॉर्मूला है इसका वो है 1/R अंडर में L/C। तो देखिए क्यू विशेषता गुणांक जो कि वक्र की तीक्ष्णता को बताता है। वक्र किनके बीच में होगा? Im और ओमेगा के बीच में, आवर्ती के बीच में, तीक्ष्णता को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध कम रखना पड़ेगा, C कम रखना पड़ेगा, जबकि L आपको अधिक रखना पड़ेगा। के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम वापस लौटते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं, इसी वीडियो में देख चुके हैं। फिर देखिए प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत मान। वैसे मैंने आपको बता तो दिया है कि जो धनात्मक अर्ध चक्र है, पहला जो आधा चक्र होता है, उसके लिए धारा का जो औसत मान है 0.637 Im होता है। आपको ये प्रूफ करवा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं कि दिष्ट धारा एमीटर का उपयोग प्रत्यावर्ती परिपथ में क्यों नहीं किया जा सकता। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि यदि बोर्ड एग्जाम में बाई चांस यदि थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो कई बार हो जाता है कि 1.5 नंबर में जब पेपर लेंदी होता है तो हमें 1.5 नंबर में भी एक बड़ा क्वेश्चन अगला डाल सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें दिमाग में फिट बैठा लीजिए। यहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको क्या क्या चीजें क्लियर करनी है इस चैप्टर में से। वैसे तो बड़ा क्वेश्चन आने की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग संभावना नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आता है तो अनुनादी LCR अनुनादी जो परिपथ है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना ही है, दिमाग में रखना ही है। वैसे तो इसमें से छोटा क्वेश्चन तो 100% करना ही करना है, इस टॉपिक को एकदम क्लियर करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। क्लियर? उसके पश्चात धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान आपको डायरेक्ट इसका व्यंजक पूछा जा सकता है। इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि जो LCR परिपथ होता है, LCR परिपथ, उसमें आपको पूछा जा सकता है धारा का तात्क्षणिक मान। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा कि तात्क्षणिक मान कितना होगा, फाई ज्ञात कीजिए, फाई भी आपको पूछ सकता है। इसके अलावा जो वोल्ट धारा का शिखर मान होता है, तात्क्षणिक मान पूछ सकता है, तो धारा का शिखर मान भी पूछा जा सकता है। फेजर ग्राफ
आपसे खिंचवा सकता है। ठीक है, तो देखो 1.5 नंबर में तो आपको ऐसे डायरेक्ट ही पूछेगा कि फेजर ग्राफ खींचिए, ऐसा ऐसा क्या होता है। क्लियर। फिर मैं अगली बात करता हूं कि शुद्ध, 3 टॉपिक हमारे पास में है। शुद्ध प्रेरकत्व जब सर्किट में जुड़ा हो, या जब शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में जुड़ा हुआ हो, या शुद्ध संधारित्र सर्किट में जुड़ा हो। हालांकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फेजर ग्राफ, धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए, कलांतर ज्ञात कीजिए, ग्राफ खींचिए, कुछ इसी टाइप से पूछेगा। पूरा का पूरा व्यंजक आपको, डेरिवेशन पूरा का पूरा नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाला जो टॉपिक है वो भी काफी महत्वपूर्ण। वैसे तो विद्यार्थियों, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें किसी भी बिंदु को, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। पहला काम ही यही है, क्योंकि यदि आप अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि आप 80 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। कई बार क्वेश्चन यदि पढ़ जाते हैं तो वहां पर हम 90 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अंतिम 10 अंक हैं, अंतिम 10 अंक के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक अंक के लिए, एक एक अंक के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। और जब आप बात करते हैं कि भाई कहां से पढ़ें, तो जो अपनी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, जो पाठ्य पुस्तक है उस बुक को, सभी सब्जेक्ट में ही यही है, मेरा तो यही राय है कि इस एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है ये सर्वश्रेष्ठ है। आप हमारे नोट्स यूज में ले रहे हैं, नोट्स में से लगभग 90% क्वेश्चन तो एज इट इज आपको मिलेंगे। 10% जो क्वेश्चन है वो उन्हीं सूत्रों पर आधारित, उन्हीं में से ही निकलने वाले हैं। लेकिन यदि आपको 100% अर्जित करना है तो नोट्स पढ़े। पहले आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पढ़िए। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो थोड़ी कम समझ में आएगी। इसलिए आप क्या करें, पहले नोट्स को क्लियर कर लें। इनके अंदर से जिन चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना है उन चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्लियर। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर देखें, समझें। जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।